हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं जनहित याचिका और लोक अदालत के बारे में। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। जनहित याचिका या लोकहितवाद जिसको हम कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PIL कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक बार MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में जनहित याचिका या लोकहितवाद के नाम से जानते हैं। इसको और अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें अन्य नामों में जैसे सामाजिक क्रिया याचिका भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोशल एक्शन लिटिगेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SAL भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे फ्रेंड कि जो SAL होता है इसका फुल फॉर्म सोशल एक्शन लिटिगेशन, और हिंदी में सामाजिक क्रिया याचिका भी कहते हैं जनहित याचिका को, या लोकहित याचिका को, या लोकहितवाद को। फिर इसके बाद में अगला इसका नाम हो जाता है सामाजिक हित याचिका। तो सामाजिक हित याचिका इसको हम सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसे SIL कहा जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा इसका अन्य नाम होता है वर्गीय क्रिया याचिका। तीसरा नाम क्या होता है? वर्गीय क्रिया याचिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लास एक्शन लिटिगेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है CAL इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसको तीन नामों से हम जानते हैं, किसको? जनहित याचिका को। तो तीन नाम कौन कौन से हो जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में? तो पहला हो जाता है SAL, फिर इसके बाद SIL, फिर CAL। ये इसके तीन अन्य नाम होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो हमने आपको बताया PIL के अन्य नाम। अब इसका अर्थ होता क्या है? तो सीधी सी बात है कि जब न्यायालय किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का स्वयं संज्ञान लेता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा याचिका दर्ज की जाती है, तो इनको ध्यान में रखकर जब हमारा न्यायालय लोगों के, जनता के हितों की रक्षा करता है, तो उसे हम जनहित याचिका कहते हैं। आ रहा समझ में? तो हमारे न्यायालय के द्वारा ये जनहित याचिका कैसे स्वीकार की जाती है? तो या तो स्वयं संज्ञान के द्वारा याचिका स्वीकार करें। तो स्वयं संज्ञान कैसे लेगा? तो हमारे न्यायाधीश यदि समाचार पत्र में पढ़े, या फिर जो न्यूज़ चैनल होते हैं उस पर सुन लें, या फिर जो सोशल साइट होते हैं उस पर देख लें, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे न्यायालय मतलब हमारे न्यायाधीश उसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हैं, और जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL या जनहित याचिका। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसका हमने अभी आपको अर्थ बताया है। अब इसके बाद में अगला जाता है कि जो PIL होता है या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका होती है, इसकी शुरुआत विश्व में कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1960 के दशक में सबसे पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी शुरुआत होती है। तो ये आपको याद रखना होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि भारत में इसकी शुरुआत कब होती है? तो भारत में 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि PIL की स्टार्टिंग कहाँ होती है, तो आपको USA बताना होगा, और कब हुई थी? तो 1960। फिर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में इसकी स्टार्टिंग कब हुई, तो 1980 आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में इंडिया में शुरू करने का श्रेय किसे दिया गया था? तो हमारे भारत में कुछ न्यायाधीशों के नाम हैं जिन्होंने इसको शुरू किया था, और इन्हीं न्यायाधीशों को इस PIL को स्टार्ट करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहले न्यायाधीश का नाम आता है इसमें न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर। फिर इसके बाद में दूसरे न्यायाधीश का नाम आता है न्यायमूर्ति PN भगवती। ये ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने हमारे भारत में PIL को स्टार्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और इन्हीं को हमारे भारत में PIL शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगला देखिए इसमें कि जो लोकहितवाद होता है या जनहित याचिका होती है, तो इससे संबंधित कुछ जुड़े मामले, तो लोकहितवाद या PIL के विकास से जुड़े कुछ मामले हैं। तो देखिए इसका विकास का मामला क्या है। तो पहले देखिए इसमें कि पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, ये 1981 की बात है, ठीक है। तो जब ये मामला आता है तो किसका किसका मामला आया था? तो पीपुल्स यूनियन
फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का मामला आया, ये 1981 की बात है। तो जब ये मामला इसमें आता है तो लोकहितवाद के विकास की दृष्टि से ये एक मील का पत्थर साबित हुआ था हमारे भारत में। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इस मामले में हम देखते हैं PUDR। तो PUDR का मतलब क्या हो जाएगा, तो PUDR का मतलब हो जाता है कि पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम, ठीक है। तो पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये PUDR का फुल फॉर्म होता है। तो इस संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा और सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि जो एशियाई गेम हुए थे, ठीक है, तो जो एशियन गेम्स हुए थे, एशियाई खेल हुए थे, इससे जुड़ी जो योजनाएं थी और इन योजनाओं में जिन लोगों ने काम किया था उन श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। आ रहा समझ में। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस पत्र को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और इस मामले की सुनवाई की और जिन श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, जिन श्रमिकों का शोषण हुआ था, उनके शोषण को रोकने के लिए आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। तो उस समय से इस PIL की शुरुआत हमारे भारत में हो चुकी थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में ये PIL की स्टार्टिंग हुई है, ये इस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए कि जो PIL होती है, तो PIL का विषय क्षेत्र क्या है, ठीक है। देखिए इसके विषय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो सन 1998 की बात है, इस समय सर्वोच्च न्यायालय ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे और जो भी दिशा निर्देश जारी किए थे, तो दिशा निर्देशों को 2003 में फिर संशोधित किया जाता है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ। तो पहला, PIL के रूप में किस किस को स्वीकार किया जाएगा, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है। तो देखिए इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत PIL के रूप में हमारे न्यायालय सुनवाई करते हैं, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। तो पहला आ जाता है कि महिलाओं पर अत्याचार हुआ हो तो इसके खिलाफ याचिका अगर दर्ज की जाती है, कोई उनके परिवार का व्यक्ति याचिका दर्ज करता है या फिर हमारे न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें ही समाचार पत्र में पता चल जाता है, तो उसे याचिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर इसके बाद में जैसे वधू उत्पीड़न होता है, मतलब जो नई नई लड़की की शादी होती है और उसे परेशान किया जाता है उसके ससुराल वालों के द्वारा, तो उसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाएगा। या फिर दहेज दहन का जो मामला होता है, मतलब दहेज के लिए लड़कियों को जलाना, बहुओं को जलाना, तो ऐसा मामला भी जनहित याचिका के रूप में हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार करता है। और इसके बाद फिर जैसे बलात्कार का मामला हो, हत्या का मामला हो, अपहरण का मामला हो, इत्यादि जो भी मामले होते हैं, तो इनको सबको जनहित याचिका PIL के रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। फिर इसके बाद में अगर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कोई मामला है तो इसको भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद फिर अगर पारिस्थितिक संतुलन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, इसके बाद में औषधि खाद्य पदार्थ में मिलावट संबंधी का अगर कोई मामला है तो उसे भी PIL के रूप में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका के रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, देखिए इसमें अगला आ जाता है कि विरासत और संस्कृति का मामला हो, तो जो हेरिटेज होती है, पुराने जो महल होते हैं, किले होते हैं, इसके बाद हमारी कोई संस्कृति संबंधित मामला हो या जो प्राचीन कलाकृति संबंधित कोई मामला हो, वन और जो हमारे वन्य जीव होते हैं इनके संरक्षण से संबंधित कोई मामला होता है, या फिर कोई सार्वजनिक महत्व से संबंधित कोई मामला होता है, तो इन सभी याचिकाओं को हमारा सुप्रीम कोर्ट PIL के रूप में एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। इसके बाद फिर अगला जैसा कोई दंगा पीड़ितों का मामला हो, कोई दंगा हुआ और उससे पीड़ित कोई व्यक्ति हो, तो ऐसी याचिकाओं को भी जनहित याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। इसके बाद फिर कोई पारिवारिक पेंशन का मामला हो तो उसको भी स्वीकार करता है। फिर इसके बाद में कोई बंधुआ श्रमिक है, ठीक है, मतलब बंधुआ मजदूर जिसका कोई मामला है तो उसे भी स्वीकार करता है हमारा न्यायालय। फिर इसके बाद में कोई उपेक्षित बच्चे, मतलब उनको घर से निकाल दिया हो, ठीक है, उनका बहिष्कार किया गया हो बच्चों का, उनको कहीं पर शरण स्थली प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ऐसे जो सामाजिक उपेक्षित बच्चे होते हैं तो ऐसे बच्चों से संबंधित याचिकाओं को भी हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि ग्रामीणों के सह ग्रामीणों के द्वारा कोई उत्पीड़न किया गया हो
या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई मामला हो, या फिर आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनके द्वारा अगर पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने का और उनकी रिपोर्ट दर्ज न की गई हो, या पुलिस के द्वारा कोई उत्पीड़न का मामला सामने आया हो, तो ऐसे मामले को हमारा सुप्रीम कोर्ट याचिका के रूप में से स्वीकार करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है फिर इसी में कि श्रमिकों को जो न्यूनतम मजदूरी का मामला है, अगर ऐसा कोई मामला, मतलब श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी दर तय की गई है, अगर उससे कम मजदूरी अगर कोई दे रहा है, मतलब जो मजदूरी फिक्स है, अब उतनी मजदूरी नहीं देकर और उससे कम मजदूरी दे रहा है कोई व्यक्ति, तो अगर इसका कोई मामला होगा तो इसकी सुनवाई भी हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके बाद फिर जो भी मजदूर है या जो भी श्रमिक है, इसके शोषण का अगर कोई मामला है या तो फिर उसकी भी सुनवाई हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। या फिर जो श्रम कानून है, लेबर एक्ट है, तो श्रम कानून का उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मामला है तो इसकी भी सुनवाई हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जेलों से जो दाखिल उत्पीड़न की कोई शिकायत है, इसके बाद फिर जेल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर स्थानांतरण किया गया हो, मूल अधिकार के रूप में कोई मुकदमा हो, तो ऐसे मामले को भी हमारा सुप्रीम कोर्ट PIL के रूप में एक्सेप्ट करता है। इसके बाद फिर अगर पुलिस के द्वारा किसी केस को दर्ज नहीं किया गया है तो उससे संबंधित याचिका को भी हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनता है। फिर इसके बाद में पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है और ऐसा उत्पीड़न का अगर कोई मामला है तो उसे भी स्वीकार किया जाता है। और अगर पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु हो गई है तो उसे PIL के रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि PIL के विषय क्षेत्र में कौन कौन से विषय आते हैं। तो सारे विषय आपको ध्यान रखना है जो हमने आपको अभी बताए हैं। अब देखिए कि PIL में किसको किसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आ जाता है कि अगर मेडिकल और अन्य जो शैक्षिक संस्थान में जो नामांकन से संबंधित अगर कोई मामला है तो इसे हमारा सुप्रीम कोर्ट PIL के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालयों और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसमें अगर कोई याचिकाएं दर्ज है, कोई दाखिल याचिका है, तो उसे हमारा सुप्रीम कोर्ट PIL के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। फिर इसके बाद में अगर मकान मालिक और किराएदारों का कोई मामला है तो ऐसे मामले की सुनवाई हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद में सेवा संबंधी और इसके बाद में बे मामले जो पेंशन और अनुदान से संबंधित हैं, तो ऐसे मामलों की सुनवाई भी हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। फिर इसके बाद में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों और जो स्थानीय निकाय होते हैं इनके खिलाफ अगर कोई शिकायत का मामला है तो उसे भी हमारा सुप्रीम कोर्ट PIL के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। फिर इसके बाद में अब आ जाती है अदालतें। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया है ये PIL का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब आती है लोक अदालतें। ठीक है, अब लोक अदालत किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ये आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जो लोक अदालत है इसका सीधा सा मतलब होता है लोगों की अदालत, लोगों का न्यायालय। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक ऐसा मंच होता है जहां पर विवादों को आपसी समझौते के माध्यम से निपटाया जाता है, आपसी सहमति से निपटाया जाता है, इसलिए इसे हम लोक अदालत कहते हैं। और इन लोक अदालतों में कोई वकील की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आपका कोई अपना पर्सनल वकील करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर कोई वकील को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और कहीं कोई खर्चा भी नहीं होता। आ रहा समझ में? तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो कई मामले पेंडिंग में पड़े थे, छोटे छोटे जो मामले रहते हैं, तो उनको इन लोक अदालतों के माध्यम से निपटाया जाता है। इसलिए हमारे भारत में इस लोक अदालत की शुरुआत की जाती है फ्रेंड। तो देखिए इसमें जो लोक अदालत है ये सबसे पहले किसने कहा था, तो हमारे गांधी जी ने कहा था कि हमारे भारत में लोगों को सस्ता न्याय देना जरूरी होगा। आ रहा समझ में? तो गांधी जी के सिद्धांतों पर ही लोक अदालतों की स्थापना हमारे भारत में की गई है। और इन लोक अदालतों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हमारे भारत में जब भी कोई दो व्यक्तियों के बीच में विवाद होता है तो इनका विवाद आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाना है। इनकी जो भी समस्या है, इनका जो विवाद है, इनके विवादों को आपसे बातचीत के माध्यम से इनके विवादों का निपटारा करना है। आ रहा समझ में? इसलिए लोक अदालतों की स्थापना हमारे भारत में की जाती है। तो देखिए इसमें जो लोक अदालत है इसकी स्थापना हमारे भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी, तो 1982 की बात है, 1982 की
गुजरात में इसकी स्थापना की जाती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, हमारे भारत में एक बड़े पैमाने पर इसका आयोजन कब हुआ था? तो पहली भारत में एक राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, बड़े पैमाने पर देखा जाए तो प्रथम लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 6 अक्टूबर 1985, अक्टूबर 6, 1985 को इसका इंडिया लेवल पर फर्स्ट टाइम इसको कंडक्ट किया जाता है, इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? तो दिल्ली में। आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था बड़े स्तर पर, तो दिल्ली में किया गया था। और जब इस लोक अदालत का आयोजन पहली बार भारत में किया गया तो फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना होगा, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती। तो पीएन भगवती ने इस लोक अदालत की अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो लोक अदालतें होती हैं, तो इन लोक अदालतों में क्या होता है? तो देखिए इसमें और कहाँ पर ये लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। तो हम देखते हैं कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा इसकी व्यवस्था हमारे भारत में की गई थी। और इस प्रावधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ऐसी अदालतें होती हैं ये हमारे भारत में तालुका स्तर, मतलब जो तहसील स्तर होता है, जिला स्तर होता है और राज्य के स्तर पर होता है, तो यहाँ पर इनका आयोजन किया जाता है। और यहाँ तक कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी, हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि जो लोक अदालतें होती है, इन लोक अदालतों की संरचना कैसी होती है? मतलब ये कि इन लोक अदालतों में कौन कौन होंगे। तो देखिए इसमें जो लोक अदालतें होती है, इन लोक अदालतों में अध्यक्ष होता है। तो इन लोक अदालतों का अध्यक्ष कौन होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक न्यायाधीश होते हैं। तो जो लोक अदालतों का अध्यक्ष होता है इसमें एक न्यायाधीश होता है, ये विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इसमें 2 सदस्य होते हैं। तो सदस्य कौन कौन होंगे आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें 2 सदस्य होंगे और ये 2 अन्य सदस्य कौन कौन होंगे? तो इसमें अब यह जरूरी नहीं है कि इनमें एक न्यायाधीश हो। आ रहा समझ में? तो इसमें कौन हो सकता है? तो इसमें एक वकील होता है और फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता इस अदालत में सदस्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और इसके बाद फिर जिन लोक अदालतों की बात हम कर रहे हैं, ये लोक अदालतें 2002 तक, तो 2002 तक ये लोक अदालतें अस्थायी रूप से काम कर रही थी। फिर इसके बाद में आगे देखें तो वर्ष 2002 में एक संशोधन किया जाता है और उस संशोधन के माध्यम से इन लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोक अदालतें हैं, ये लोक अदालतें किस समय तक अस्थायी थी? तो 2002 से पहले ये लोक अदालतें अस्थायी थी और 2002 में एक अधिनियम पारित किया जाता है, संशोधन किया जाता है और उसके माध्यम से इन्हें स्थायी बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए कि जो लोक अदालतें होती हैं इनकी विशेषता क्या होती है। ठीक है। अब जो लोक अदालतें होती हैं तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो देखिए इसमें पहली विशेषता कि जब लोक अदालतों में लोगों को न्याय मिलता है, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हार गया और कोई जीत गया, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसमें न तो कोई हारता है न कोई जीतता है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और दोनों को पक्षों को बुलाकर आपस में समझौता कराया जाता है और इस कारण से फिर उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव भी नहीं रहता। इसके बाद फिर अगली विशेषता क्या होती है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोक अदालतें होती है तो इसमें पैरवी करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी वकील को बुलाना नहीं है, आपको किसी वकील को पैसा नहीं देना है, आप अपने मामलों की पैरवी खुद कर सकते हैं, किसी वकील को करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात होती है इसमें लोक अदालतों की, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और जो दोनों पक्षकार हैं तो जज के सामने उपस्थित होते हैं। तो या तो स्वयं उपस्थित होकर अपने जज से बात करें या फिर जो अधिवक्ता होता है, एडवोकेट होता है, उसके द्वारा भी बात कर सकते हैं। आ रहा समझ में? जो कि हम जो न्यायालय होते हैं उसमें संभव नहीं हो पाता। बाकी जो अन्य न्यायालय होते हैं जैसे जिला न्यायालय में जाएंगे, सत्र न्यायालय में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है फिर जज के समक्ष अगर आपको कोई अपनी बात रखना है तो आपको अपना वकील करना होता है। जबकि जो लोक अदालतें होती हैं इन लोक अदालतों में वकील करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो लोक अदालतें होती हैं तो लोक अदालत आमजन को अनौपचारिक
सस्ता और तुरंत न्याय देने जैसी व्यवस्था होती है। और हमारी सरकार का भी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, तो इसके लिए लोक अदालत बहुत अच्छा रास्ता है। इसके बाद में इस लोक अदालतों में ऐसे मामलों को एक्सेप्ट किया जाता है या स्वीकार किया जाता है जो अदालतों में मतलब कोर्ट में, न्यायालय में लंबे समय से चल रहा है। और ऐसे मामले भी जो अभी अदालतों तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसे मामलों की सुनवाई भी इन लोक अदालतों में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अगली विशेषता इसके देखिए कि जो लोक अदालतें होती है तो लोक अदालतों को सिविल अदालतों की मान्यता दी गई है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोक अदालत को किस प्रकार की मान्यता प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन्हें सिविल अदालत की मान्यता प्राप्त होती है, मतलब दीवानी अदालत की मान्यता प्राप्त होती है। याद रखें आप लोग। और यदि ऐसा कोई मामला जो आपराधिक मामला है और समनीय प्रकृति का है, समनीय प्रकृति का मतलब क्या है कि दोनों में समझौता हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई मामला है तो उसे भी इस लोक अदालत के माध्यम से सुलझा जा सकता है, इस मामले को निपटाया जा सकता है। अब यहाँ पर सिविल अदालत की बात आई है, तो सिविल अदालत का मतलब क्या हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सिविल को ही हम हिंदी में दीवानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दीवानी। तो अब जो दीवानी मामला होता है इसका मतलब क्या हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि जितने भी संपत्ति, तो संपत्ति में जमीन, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, इससे संबंधित अगर कोई भी मामला होता है तो ऐसे मामलों को यहीं पर लोक अदालतों में सुलझा दिया जाता है। और अगर कोई क्रिमिनल मामला है, आपराधिक मामला है, फौजदारी मामला है, और अगर इसमें दोनों पक्षों में समझौता हो सकता है तो ऐसे मामलों को भी लोक अदालत में ही सुलझाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो लोक अदालतें होती हैं तो लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ कहीं पर अपील भी नहीं कर सकते आप। आ रहा समझ में? लोक अदालतों में जो निर्णय दिया जाता है उससे संबंधित आप हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय दिया जाता है ये दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय दिया जाता है, इसलिए आप कभी इसमें अपील भी नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसमें जो लोक अदालतें होती हैं, इन लोक अदालतों में कोई फीस नहीं ली जाती, कोर्ट की कोई फीस नहीं होती है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल मुफ्त न्याय मिलता है। यही यदि न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा है, ठीक है, तो जो लंबित मुकदमा है, लंबित मामला है जिसमें फीस जमा की गई है कोर्ट की, तो ये कोर्ट की फीस भी आपको वापस मिल जाती है। आ रहा समझ में? इतना फ़ायदा होता है इस लोक अदालतों में लोगों को। आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए कि कोई विवाद था, कोई मामला था, कोर्ट में कई दिनों से चल रहा है, कोर्ट की जो फीस है, ठीक है, अब मान लीजिए कि वह मामला लोक अदालत में आ गया, तो जब भी निपटारा हो जाएगा पूरे मामले का तो उसके बाद में जो कोर्ट में आपने फीस जमा की है वह फीस आपको वापस मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है हमारे भारत में लोगों को न्याय दिलाने के लिए। अब इसके बाद देखिए कि जो लोक अदालत होती है तो लोक अदालत स्थापित करने के कारण क्या है, क्यों हमारे भारत में इन लोक अदालतों की स्थापना की गई है। तो देखिए इसके कुछ कारण हैं। तो पहला कारण ये होता है कि हमारे भारत में भारतीय समाज के जो गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी अदालतों की व्यवस्था की गई है। स्थायी अदालतों का गठन भारत में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इन अदालतों में विवादों का निपटारा कैसे होता है, तो बातचीत और मध्यस्थता की भावना से इसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जब भी दो लोगों के बीच में कोई विवाद होगा तो उन दोनों को बुलाया जाएगा, ठीक है, और दोनों को बुलाने के बाद में क्या उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों को समझौते के बाद ही डिसीजन दिया जाता है, इसलिए इसमें कहीं पर भी फिर अपील नहीं होती है, ध्यान रखेंगे आप। फिर इसके बाद में अगला कारण है कि जो लंबित मामले हैं तो लंबित मामलों का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करने के लिए इन लोक अदालतों की स्थापना हमारे भारत में की गई है। ये कारण है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला कारण यह है कि जो उच्चतम न्यायालय है, मतलब हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय राज्यों के, तो इन पर जो लगातार बोझ बढ़ रहा था, विवादों का जो बोझ इन पर लगातार बढ़ रहा था,
उस बोझ को कम करने के लिए इन लोक अदालतों की स्थापना की गई है। तो ये कारण है जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला कारण है जो आर्टिकल 39 का पार्ट ए, तो जो अनुच्छेद 39 या 39 का खंड क, इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए इन अदालतों की स्थापना की गई थी। अब अनुच्छेद 39 में क्या लिखा है, आर्टिकल 39 के पार्ट ए में क्या लिखा है, तो मैं आपको पहले डीपीएस में बता चुका हूँ, याद करो, ठीक है, याद आया सभी को। देखिए मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या है। तो इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता का प्रावधान इसमें किया गया है, और इसी को व्यावहारिक रूप देने के लिए हमारे भारत में लोक अदालतों की स्थापना की गई है, ठीक है। तो निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता मतलब आज हमारी सरकार फ्री में, मुफ्त में लोगों को न्याय प्रदान कर रही है। तो ये लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को मुफ्त में न्याय प्राप्त होता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो लोक अदालतें होती हैं इनके कार्य क्या हैं। तो इनके कामों में देखिए पहला काम, ठीक है, तो पहला काम क्या है, तो इसका पहला काम यह होता है कि जो अदालतें होती हैं इनको दीवानी अधिकार प्राप्त होता है। अब दीवानी अधिकार का मतलब क्या है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, दीवानी को हम सिविल कहते हैं, और दीवानी अधिकार का मतलब होता है कि जमीन, दुकान, मकान, संपत्ति का अगर कोई मामला है तो इन मामलों में डिसीजन, इन मामलों में निर्णय देने का अधिकार हमारी लोक अदालतों के पास होता है, जो समझौते के योग्य होता है, जिनमें समझौता किया जा सकता है। ऐसे मामलों की सुनवाई, ऐसे मामलों का निर्णय हमारी लोक अदालतें ही देती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ये अदालतें अधिकतर सिविल मामलों को ही देखती हैं। जितने भी सिविल मामले होते हैं, जमीन, दुकान, संपत्ति का मामला होता है, विवाद होता है, तो ऐसे विवादों को ही यह लोक अदालतें देखती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जैसे भूमि संबंधी मामला हो, संपत्ति संबंधी मामला हो, या परिवार का कोई विवाद होता है, तो ऐसे मामलों को ये अदालतें सुलझाती हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है कि यहाँ पर हम देखें तो आपसी सहमति से ही समझौते होते हैं, और जब आपसी सहमति से कोई समझौता होता है तो फिर किसी भी न्यायालय में इनके खिलाफ में अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि समझौता जो भी निर्णय हुआ था जो दोनों पक्षों के समझौते से हुआ था। दोनों जब पक्ष आपस में मिलजुल कर बात कर लेते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं, तभी अदालतें निर्णय देती हैं, और इनके निर्णयों को फिर कहीं पर भी हाई कोर्ट में या फिर और अन्य न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती इनके खिलाफ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये अदालतें पारंपरिक अदालतों से अलग तरह का काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी निर्णय दिए जाते हैं, यहाँ पर आपसी समझौतों को वरीयता दी जाती है। मतलब यहाँ पर जो भी डिसीजन दिया जाता है ये दोनों पक्षों की सहमति से डिसीजन दिया जाता है, दोनों पक्षों के समझौते से, सुलह से निर्णय दिया जाता है, ठीक है। ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो हमारे भारत में लोक अदालतें काम कर रही हैं। अब देखिए फ्रेंड इसमें कि जो लोक अदालतें होती हैं इनको स्थापित करने के लाभ क्या हैं, इनसे क्या लाभ होता है इनको स्थापित करने से। तो देखिए इसमें इसका पहला लाभ यह होता है कि ये जो अदालतें होती हैं ये मुआवजा और हर्जाना तुरंत दिलाती हैं। मतलब इन लोक अदालतों के माध्यम से जो भी हर्जाना होता है, जो भी मुआवजा होता है, यह तुरंत मिल जाता है। ये इसका पहला लाभ होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर दूसरा लाभ यह होता है कि इससे जो भी मामला होगा, जो विवाद होता है, उसका निपटारा तुरंत हो जाता है। ज़्यादा लंबे समय तक इसमें मामले को नहीं रखा जाता। जैसे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है, कई साल हो जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल तक कोई केस चलता रहता है। तो ऐसे यहाँ पर इतने लंबे समय तक कोई भी केस नहीं चलता है। जो भी मामला है उसका तुरंत निपटारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला मामला है, यहाँ पर अगला लाभ है कि सभी के न्याय तक आसान पहुँच होती है। मतलब कोई गरीब हो, अमीर हो, तो सभी को यहाँ पर न्याय आसानी से मिल जाता है। क्योंकि अगर हम देखें, बात करें, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसे इतना नहीं है कि वह अपना कोई प्राइवेट वकील कर ले, तो बहुत महंगा होता है न्याय प्राप्त करना। और यहाँ पर लोक अदालतों में क्या होता है, तो लोक अदालतों में आसानी से व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकता है। कोई भी गरीब आदमी को आसानी से न्याय यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोई वकील करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद फिर अगला इसका लाभ यह है कि यहाँ पर जो फैसला होता है वह अंतिम होता है, और इसके फैसले के खिलाफ
इस लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय दिया जाता है ये आपसी समझौते के माध्यम से निर्णय दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है यहाँ पर कि किसी पक्ष को यहाँ पर सजा भी नहीं होती। आ रहा समझ में? मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो निर्णय दिए जाते हैं तो इसमें किसी पक्ष को कोई सजा नहीं दी जाती। ठीक है, इसमें ना तो कोई हारता है ना कोई जीतता है। आ रहा समझ में? जो पक्ष हार गया है तो उसको कोई सजा भी नहीं होगी। ये इसमें बहुत अच्छी बातें होती लोक अदालतों में। इसके बाद फिर मामले को बातचीत के द्वारा इसमें हल किया जाता है। दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और दोनों पक्षों को बुलाकर इसमें बातचीत के माध्यम से जो भी विवाद है, जो भी समस्या है, उसका हल किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है यहाँ पर कि कोई वकील का खर्च भी नहीं होता और इसमें कोई कोर्ट की फीस नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वकील की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपनी पैरवी खुद कर सकता है, व्यक्ति अपना पक्ष खुद रख सकता है। यहाँ पर वकील की आवश्यकता नहीं होती और जब वकील की आवश्यकता नहीं होगी तो खर्चा नहीं होगा और यहाँ पर कोर्ट की भी कोई फीस नहीं होती, सारे कार्य फ्री में होते हैं। इसके बाद फिर पुराना अगर कोई मुकदमा है तो पुराने मुकदमे की जो कोर्ट फीस होती है वह भी आपको वापस कर दी जाती है। आ रहा समझ में? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका कोई केस पुराने समय से, कई समय से किसी कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट के द्वारा जो फीस ली गई थी और जब यहाँ पर उस विवाद का निपटारा हो जाता है तो आपकी जो भी फीस कोर्ट के द्वारा ली गई थी वह फीस भी आपको वापस कर दी जाती है। ये लोक अदालतों के लाभ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये लोक अदालतों का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार।